अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती की सिचुएशन है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बैनुल-अक़वामी इवेंट होता है कि जब पाकिस्तान के ऊपर दुनिया भर की मीडिया की मरकज़ें मरकूज़ होती हैं, तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार की नई लहर आ जाती है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक नया तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा करने की कोशिश की जाती है और एक तासुर दिया जाता है पूरी दुनिया को कि यहाँ पर जी हालात जो है वो बड़े सियासी तौर पर नामुसाइद हैं और बड़े ही संगीन सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान के हवाले से एक बैनुल अक़वामी टोला भी कैंपेन चला रहा है। अब जब 8 फरवरी के हवाले से हमने देखा कि यौम स्याह मनाने की एक नाकाम कोशिश की गई, जिसमें मैसेज ये देना था कि शायद जो गुज़िश्ता साल 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे वो मुतनाज़ इलेक्शन थे और अब जो है उसके एहतजाज के तौर पर जो है लोगों को सड़कों के ऊपर निकालने के लिए उकसाया गया, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई, बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स जो हैं उनके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया ताकि उनकी ज़रिए से अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवाए जाएँ, बाहर बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मिसलीड किया जाए। तो अब आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे कि क्या वाक़ई में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस वाक़ई में मुतनाज़ा थे? और अगर जो है दोबारा से सड़कों की एहतजाज की इंतशार की सियासत, चौक-चौराहों की सियासत को रिवाइव किया गया, तो पाकिस्तान की सियासत नहीं, बल्कि रियासत पाकिस्तान की सालमियत को किस तरीके से संगीन तरीन उसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है कि अगर 8 फरवरी का इलेक्शन एक मुतनाज़ा इलेक्शन था, तो फिर क्या जो केपी के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सड़कों के ऊपर उसने अपने लोगों को मुतहरिक करने की कोशिश की, तो क्या केपी के अंदर जो है वो इलेक्शन अगर मुतनाज़ा था, आपने गवर्नमेंट कैसे बना ली? अगर इस वक़्त वफ़ाक के अंदर फ़ॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है, तो केपी के अंदर फ़ॉर्म 45 की हुकूमत जो है वो किसने बनने दी, वो ये मामला कैसे हुआ? और फिर इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। सबसे ज़्यादा उसकी उसी के नुमाइंदे इस वक़्त हमारी पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है कि अगर वो तमाम के तमाम फ़ॉर्म 45 के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर इस पार्लियामेंट के अंदर किसने घुसने दिया? चूँकि ये तो फ़ॉर्म 47 की हुकूमत है। यानी कि जिस जगह के ऊपर आपके उम्मीदवार हार गए, वो तमाम की तमाम उन हलकों में धांधली हो गई है। जिन हलकों के अंदर आपके जो उम्मीदवार जीत गए, वो तमाम के तमाम जो है वो शफ़ाफ़ इलेक्शन हुए थे। ये दोगलापन जो है मेरे ख़्याल में ये नैरेटिव के अंदर एक बहुत बड़ा सुकम है कि आप जब इलेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन उठाते हो, सवाल उठाते हो, अगर इतनी माइक्रो मैनेजमेंट हो रही थी इलेक्शंस के हवाले से, तो सवाल ये है कि जब 2008 के अंदर उस वक़्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो थी, जिसने वाज़े तौर पर जो बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान में आकर सियासी तौर पर मुतहरिक होने से रोका हुआ था एक अरसे से, वो नहीं चाहती थी उस वक़्त की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आए। मगर फिर भी आपने देखा कि जो ये वोट की पावर थी, ये अवाम की ताकत थी, जिसके बलबूते के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा भारी वोट पड़ा और वो इक़्तिदार में आए सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के बगैर। अगर उस वक़्त इलेक्शन माइक्रो मैनेज नहीं हो सका, फिर उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि 2013 का इलेक्शन जब उस वक़्त भी गवर्नमेंट बनती है, तो किस तरीके से जो एक भारी अक्सरियत के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार की बागडोर संभालती है। उस वक़्त भी आप देखते हैं कि मियाँ साहब जो थे वो किसी भी तौर पर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नरम नहीं थे और वो एक अपना स्टैंड्स लिए हुए, अपना बयानिया लिए हुए वो इक़्तिदार में आए थे। तो जब उस वक़्त भी इलेक्शन माइक्रो मैनेज नहीं हो सका, और फिर हमने ये भी देखा कि एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक तासुर दिया जाता है कि जो एक धरनों की एक वेव चली थी, इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने एक धरना टेक्नोलॉजी उस वक़्त जब 2014 से उसका इजाद किया और उसकी जो है वो बागडेल पाकिस्तान के अंदर रखी, तो वहाँ पर भी जो है वो किसी भी तौर पर जो उनके धरने थे, वो गवर्नमेंट नहीं गिरा सके। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि धरना पॉलिटिक्स जो है वो इतने अरसे मुतहरिक रहने के बावजूद भी एंड पर जब 2018 का इलेक्शन होता है तो उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल सकती। अगर उस वक़्त जो है इमरान खान साहब और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है दे वर इन कहूट्स विद ईच अदर, इफ़ दे वर इन कोलिजन विद ईच अदर, अगर वो जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट ही खान साहब को इक़्तिदार में ला रही थी, तो
तो तब भी देखते हैं कि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो तब भी नहीं मिल सकी। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन को माइक्रो मैनेज करना इतना ज़्यादा ईजी है, तो ये तमाम मामलात एस्टैब्लिशमेंट की उमंगों के बगैर कैसे जो है अंजाम दिए गए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप किस तरीके से सेलेक्टिवली इवेंट्स का तारीख का मुताला करते हैं और अपनी मनपसंद आपके वाक़यात तो इवेंट्स जो है उनको उठा लेते हैं, मगर वो वाले वाक़यात और हालात जो उनका तज्ज़िया आप नहीं करते या आवाम के सामने नहीं आने देते, जहाँ पर आपकी असलियत खुलती है, आपकी कलाई खुलती है। अब जब 8 फरवरी के हवाले से अगर बात हो रही है और दोबारा से एक जानिब हम देखते हैं कि एक सियासी मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा था, मेज़ के ऊपर बैठ कर तमाम सियासी क़ुव्वतें जो हैं, आपने देखा जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी वो भी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव थी, तमाम क़ुव्वतों को रिप्रेजेंट कर रही थी जो हुकूमती इत्तेहाद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो भी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ बराजमान थी। मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर से उठकर दोबारा से सड़कों के ऊपर आना, इंतशार की सियासत करना, इसके ज़रिए से पैगाम जो है वो देने की जो है वो कोशिश क्या की जा रही है। एक तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जैसे ही अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किस तरीके से मुतारिक हुए हैं और उन्होंने जो है वो बड़े बड़े एग्जेक्टिव ऑर्डर्स साइन करने लग गए, बड़े इम्पल्सिव वो प्रेसिडेंट हैं, तो शायद उनकी तवज्जो में लाने के लिए अपने आप को अपना मुकदमा जो है वो उनके सामने रखने के लिए, चूँकि वहाँ पर जो आपकी लॉबिंग थी वो तो नाकाम नज़र आती है। जब आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने के बाद रिचर्ड ग्रैनल से चंद ट्वीट्स करा लिए, वो उसने डिलीट कर दिए। उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर किसी भी ट्रंप के एडवाइज़र के ज़रिए से आप कोई ट्वीट नहीं करा सके। आप फॉक्स न्यूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट तो चलवा दिया आपने और उसका बड़ा आप क्रेडिट भी ले रहे हैं, उसके ऊपर लुडियाँ भी जो है वो बड़ी डाली गई, मगर उसके बाद आप देखते हैं कि फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी से आपने अभी तक कोई कंसेशन नहीं ली। तो शायद आपने पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर करने के बाद आपने एक प्लान ये किया हुआ है कि यहाँ पर जो है शायद अवाम को, सिक्योरिटी फोर्सेस को आमने सामने लाया जाएगा, दोबारा 26 नवंबर या 9 मई करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद जो है एक इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितनी भी क़ुव्वतें हैं उनको मौका मिलेगा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तनकीद करने का, पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव रिप्रेसिव रेजीम पेश करने का। तो जब आपका ये वाला मंसूबा भी नाकाम हो गया और 8 फरवरी को भी आप दोबारा से अवाम को निकालने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करें। आपको एक होलिस्टिक, एक अनबायस्ड रिव्यू की ज़रूरत है कि पहली बात तो ये है कि जिस यूथ को आप जो है पहले एक नैरेटिव फीड करने के बाद सड़कों पर लाते थे, किस तरीके से जी हम मॉब जस्टिस के ज़रिए से कानून को अपने हाथ में लेकर खान साहब को जो है छुड़वा लेंगे, वो तो हो नहीं सकता। और चूँकि आपने देखा कि आपको जो है रियासत की ताकत का के आगे कोई नहीं टिक सकता, रियासत की ताकत का कोई भी सामना नहीं कर सकता। तो अगर आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे तो फिर आपके सामने वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ था। अब जब जो है आपकी जो फॉलोइंग है उसको ये समझ आ गई कि हमारी तो लीडरशिप सबसे पहले भाग जाती है, हमारी लीडरशिप जो है हमें जेलों में डलवा कर, हमें विदाउट एनी लीगल असिस्टेंस, हमें पूछे बगैर, हमारा मुकदमा बिल्ड किए बगैर जब हमें छोड़ कर चली जाती है, तो उसके बाद हमारे सड़कों के ऊपर आकर डंडे खाने का, कुर्बानियाँ देने का, रियासत की रिट चैलेंज करने का फ़ायदा तो नहीं होगा। चूँकि टिकटॉक के ऊपर इनकलाब नहीं आते, जब आपकी लीडरशिप जो है ट्विटर के ऊपर बैठ के इनकलाब लाने की कोशिश करती है, वहाँ पर इनकलाब नहीं आते। और शायद इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो फॉलोइंग है उसको ये बात समझ लग गई है कि जो इनकी लीडरशिप है ये आपसी लड़ाइयों के अंदर इस कदर मशगूल है, अपने पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने रियासत के मफादात को भी दाव पे लगा दिया, इवन खान साहब के मफादात को भी दाव पे लगा दिया। चूँकि आप देखते हैं कि जैसे ही कोई मफामती प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है, जैसे ही कोई जो है खुशखबरी कहीं से आने लगती है, जैसे ही कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है, खान साहब के ट्विटर हैंडल जो है वहाँ से बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का एक नैरेटिव पेश किया जाता है। कभी किसी को राजा डायर से तशबीह दी जाती है, कभी याया खान का जिक्र किया जाता है, कभी 71 की बातें होती हैं, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मंतकें पेश की जाती हैं जो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को फीड कर रही होती हैं। तो आपके फॉलोअर को भी ये बात समझ लग गई है कि शायद जो है आप खुद ही अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने नैरेटिव है उसके बोझ तले दबने वाले हैं। अब आपको समझ नहीं लग रही कि आपकी जो पॉलिसी है, क्या आपने जो है मुज़ाकरात सियासी क़ुव्वतों से करने हैं, चूँकि पहले तो आप मिन्नत तरले करके उनको बार बार रिक्वेस्ट करके आप उनको खुद मेज़ पर लाए थे। दूसरी बात ये कि आप जिनको राजा डायर कहते हैं, जिनको आप याया खान कहते हैं, उन्हीं को आप खतूत लिख डालते हैं। हमने तो ये सुना था कि जी पहले एक ज़माने के अंदर कबूतरों के ज़रिए से खतूत नवीसी का काम लिया जाता था, मोहब्बत के अंदर अफसाने लिखे जाते थे, उनको खतूत की शक्ल में जो महबूब तक पहुँचाया जाता था। मगर अब
ہماری سیاست کے اندر بھی یہ خطوط نویسی کا بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مگر آپ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے آپ کو کیٹیگوریکل متعدد بار یہ میسج دیا کہ آپ کو صرف سیاسی قوتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ تو اب تحریک انصاف جو کہ اپنے آپ کو تحریک احتجاج کا جو ہے لقب دینے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، اپنے کارکنوں کو تو چین سے بیٹھنے نہیں دینا، سڑکیں پچھلے 11 سال سے گرم کر رہے ہیں، چوک چراہوں کی سیاست کو پاکستان میں پروان چڑھا رہے ہیں، گالی گلوچ اور مغالطات کا جو ایک کلچر ایک پروان چڑھ رہا ہے، اس کے اندر الٹیمیٹلی جو ہے وہ طاقت جو جس چیز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو ایک ڈیسائسو ایلیمنٹ ہوگا، وہ مذاکراتی ٹیبل ہی ہوگا۔ الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے وہ بیٹھ کر ہی سمجھ لگے گی کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی آپ نے تمام معاملات کی گفت و شنید کرنی ہے، معاملہ فہمی کے ساتھ، ایک گرینڈ کنسنسس کے ساتھ ہی بات آگے چلے گی، سڑکوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ 26 نومبر کا کارڈ کھیل لیں، آپ 8 فروری کا کارڈ کھیل لیں، آپ کے تمام کارڈ ختم ہو جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس کارڈ بچے گا وہ تمام سیاسی قوتوں سے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی صورت میں ہی بچے گا۔ اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔